Hello students, today's I will discuss the 17th lecture of function. Right now in this lecture I will discuss the range of the function and how to find the range of the function I will discuss. So let me start. Range of the function. First of all, we have to know that what does it mean by this. I mean to say, what is the range of the function. हम लोग फंक्शन के वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं फंक्शन के डेफिनेशन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। फंक्शन का जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन बताया था वेन डायग्राम से, उसको हम लोग फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं। देखना तो आप लोग कि हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिया था, कुछ ऐसा ए और सेट बी, और एक हमने एक रूल लिया जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से जोड़ता हो। तो इसी रूल को हम लोग बोलते थे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और सेट ए के सारे एलिमेंट को हम लोग बोलते थे डोमेन। याद होगा सब लोगों को, डोमेन बोले तो ए बी सी, और सेट बी का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट ए का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट बी में जो मिला उसे हम लोग बोलते थे रेंज। तो रेंज हमारे पास जो यहाँ पे है 1 2 3, और सेट बी के सारे एलिमेंट को हम लोग बोलते थे कोडोमेन। याद होगा बच्चों, आई मीन टू से 1 2 3 4। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रेंज जो होता है, हम लोग फिर बोल रहे हैं सेट रेंज जो होता है वो डोमेन का करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। मतलब हमने बता रखा है डोमेन ऑफ द फंक्शन में, डोमेन बोले तो फंक्शन में x का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, और जो x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा। सपोज करो कि अगर तुमने कोई फंक्शन लिया और उस फंक्शन में x का जो तुमने वैल्यू पुट किया, वहां से जो y का वैल्यू आया, दैट इज कॉल्ड रेंज। राइट नाउ, तो हम लोग ने ये भी पढ़ रखा है कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में, सेट बी के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इमेज, और सेट ए के एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग प्री इमेज। तो रेंज ऑफ द फंक्शन को यहां पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल images of the pre-images is called range of the function. बात वही है कि हमारे पास जो डोमेन का करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, आई मीन टू से कि इनपुट ये हुआ एबीसी, इसका आउटपुट 1 2 3, तो बोल सकते हैं आउटपुट को हम लोग रेंज। या फिर हमारे पास ये इमेज और ये प्री इमेज बोलते हैं, तो वही हमने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस ऑफ द प्री इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। एक बात ध्यान रहे कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा ना, ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होगा। इट शुड बी रिमेंबर, रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा, इट इज प्रोनाउंस्ड बाय रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ, ध्यान देना, कोडोमेन। सबसेट ऑफ कोडोमेन कहने का मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा वो या तो कोडोमेन के बराबर होगा या फिर कोडोमेन के अंदर ही लाई करेगा। मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो कि रेंज हमारे पास 1 से लेकर 5 तक है ओपन इंटरवल, और कोडोमेन हमारे पास ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 0 से लेकर के हमारे पास 2 हो जाए। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। फिर से सपोज करो, अगर हमने क्या बोला कि रेंज ऑफ द फंक्शन सपोज करो कि 1 से 5 ओपन इंटरवल है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोडोमेन ऑफ द जो फंक्शन है वो 2 to 4 हो जाए। मतलब कि कोडोमेन ऑलवेज रेंज से बड़ा होगा, या बोल सकते हो कि हमारे पास वही कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। तो रेंज ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए इतना पक्का है कि जैसे ही हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए, आई मीन टू से कि रेंज ऑफ द फंक्शन यहां पर देख रहे हो ना 1 2 3 है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस, आई मीन इसका इंपॉर्टेंस तभी है जब हमारे पास एबीसी है। एक बात ध्यान देना कि एबीसी हमारे पास है तभी हमारे पास 1 2 3 है। आई मीन टू से कि इफ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, योर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन।
इज इट क्लियर नॉट? मतलब कि रेंज जब भी किसी भी क्वेश्चन में निकालना हो ना, तो सबसे पहले उसका आप डोमेन निकालो। रीजन बिहाइंड इट, बहुत बार आपके पास ऐसा होगा कि जब हमने कोई रेंज निकालने का फंडा बताया आपके पास, कोई रेंज निकालने का मेथड बताया आप लोगों को, और आपने वो मेथड अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद आपके पास रेंज भी आ गया, और बट मालूम चला करे यार इसका तो कोई डोमेन ही नहीं है, इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू 5 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका रेंज भी पॉसिबल नहीं है। आई मीन टू से कि इफ यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, योर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो एनीवे, आइए हम लोग लेके चलते हैं हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। How to find the range of the function। तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन, योर फर्स्ट स्टेप इज find the domain of the function। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो आइए हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन में ना, हम लोग को रेंज ऑफ द फंक्शन अगर निकालना हो ना, तो हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं क्वेश्चन के टाइप के अकॉर्डिंगली, कि अगर क्वेश्चन का टाइप ये होगा तो हम लोग रेंज कुछ इस तरीके से निकालेंगे, अगर क्वेश्चन का टाइप ये होगा तो कुछ हम लोग रेंज इस तरीके से निकालेंगे। तो और लेकर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट। फर्स्ट टाइप, जैसे सपोज करो कि इफ the domain of the function y equal to fx is only finite number of points, then range will be their corresponding values। ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाला और वो हमारे पास देख लिया, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालने के बाद वो हमारे पास x का कुछ एक वैल्यू ही आया, सपोज करो कि x का वैल्यू 1 2 और 3 ही आया, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आया, तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को fx इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के बदले पुट कर देंगे, और वहां से जो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे सपोज करो कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके चल सकते हैं कि fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3cx, और हमने बोल दिया कि रेंज ऑफ द फंक्शन यहां पे बताना है। तो क्या बोला मैंने कि जब भी रेंज निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब एक बात ध्यान देना बच्चों कि डोमेन हम लोग फिर से पढ़ ले रहे हैं, डोमेन में थोड़ी बहुत भी अगर परेशानी हुई होगी ना तो वो परेशानी रेंज में आपकी खत्म हो जाएगी। तो आइए कि फॉर लिखेंगे y टू बी डिफाइंड या फॉर fx टू बी डिफाइंड, क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई मीन एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, आई मीन मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, आई मीन टू से कि एक्स लाइज बिटवीन -2 to +2। ओके, अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से लेके चलो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 एंड यहां से हमारे पास x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड की बात करेंगे, तो x लाइज बिटवीन 0 to 3। तो 0 to 3 के बीच में सारे वैल्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमारे पास होल नंबर की बात करेंगे ना यहां से, तो x बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 एंड 3।
ये हमारे पास आ गया 4। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन 4। तो फर्स्ट और 4 में इंटरसेक्शन क्या क्या हमारे पास होगा, तो x इक्वल टू हमारे पास चला जाएगा 0, 1 एंड 2। देख लो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, 0, 1 और 2। आई मीन टू से ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो रेंज निकालने के लिए करेंगे क्या, तो इस पॉइंट को यहां पे x की जगह पुट करेंगे और वहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे, और वही जो y का वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। तो आइए डोमेन का वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। चलो देखो तो हमारे पास x का वैल्यू सपोज करो पुट करते हैं 0, क्योंकि डोमेन ऑफ द फंक्शन 0, 1, 2 है। 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3c 0। आई मीन टू से 2 प्लस 3c 0 का वैल्यू आपको पता है ना 1 होता है, बोले तो इसका वैल्यू 3 हो गया। f ऑफ 1 की वैल्यू की बात करते हैं तो पुट x इक्वल टू 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 3c 1। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3c1 का वैल्यू आपको पता है ना, होता है 3। तो f ऑफ 1 का वैल्यू 3 प्लस रूट 3 हो गया। उसी तरीके से f ऑफ 2 का वैल्यू की बात कर सकते हैं। तो f ऑफ 2 पुट करने के लिए हमारे पास x के बदले 2 पुट करो, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3c2, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया। 3c2 का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो कि 3c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो ये पूरे का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा कितना, 3। समझ में आ रहा है। तो आप बताओ हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन क्या क्या हो गया। रेंज ऑफ द फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं ना कि क्या वैल्यू आ गया, 3 आ गया, रूट 3 प्लस 3 आ गया, और यहां से भी देख रहे हो ना 3 ही आ रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन मात्र ये 2 वैल्यू ही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना ही है बच्चों कि अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन तुमने निकाला, अगर क्या डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना मजबूरी ही है रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर तुम्हारे पास ओनली पर्टिकुलर पॉइंट्स आया ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दो, और वहां से जो y का वैल्यू आएगा वही कहलाएगा उस फंक्शन का रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको हम लोग समझते हैं। फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन लेके चलते हैं कि जैसे सपोज करो y इक्वल टू ले लिया साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सेक इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस वन इज GIF, ठीक है। और मैंने ना रेंज ऑफ द फंक्शन मेरे को निकालना है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए भी पहले हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाल लेंगे। और आई थिंक सो इस क्वेश्चन को डोमेन ऑफ द फंक्शन का जो लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं उसमें मैं इसका सॉल्यूशन दे चुका हूं, बट फिर भी थोड़ा सा एक रफली आइडिया ले लेते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, फॉर y टू बी डिफाइंड, ध्यान देना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद सेक इनवर्स को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मॉडुलस का वैल्यू होगा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और फाइनली हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड को सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लोगे ना, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड में जो x का वैल्यू आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। मतलब कि डोमेन ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास आ गया 1 आ गया और -1 आ गया। ध्यान देना, ये वीडियो लेक्चर आई मीन टू से हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन में मैंने ये एग्जांपल को बता रखा है, ठीक है। तो आप उससे देख सकते हो उसको। ओके, अब हमारे पास डोमेन में 2 पॉइंट हमारे पास आ गया, तो बस हम लोग का टारगेट क्या है कि इस दोनों पॉइंट को पुट करते हुए जो y का वैल्यू आएगा वही कहलाएगा उस फंक्शन का रेंज। तो आप चेक करते हैं कि f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है, पुट x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, तो 1 का ग्रेटेस्ट 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हमारे पास होता है पाई बाई 2, प्लस 1 पुट करेंगे ना, तो 2 इंटू 1 2, और 2 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 बाई 2 बोले तो 1, और सेक इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। इसका मतलब वैल्यू आ गया ये पाई बाई 2। f ऑफ -1 की बात कर लेते हैं। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 हो गया, और -1 का साइन इनवर्स -1 का वैल्यू जो होता है आप लोगों को पता है -पाई/2, है ना। और ध्यान देना, वैसे भी ध्यान दो कि ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड उसका वैल्यूज की बात हम लोग इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में करेंगे।
थोड़ी बहुत मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में लिटिल बिट पता होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज करो कि x इक्वल टू -1 पे वैल्यू चाहिए था, तो साइन इनवर्स -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और साइन इनवर्स -1, तो हम लोग ये दिमाग रखेंगे साइन का वैल्यू -1 कब होता है प्रिंसिपल डोमेन में, मतलब कि -π/2 से +π/2 के बीच में, तो हम लोग बोलेंगे -π/2, तो हमने लिख दिया -π/2 प्लस -1 हमारे पास यहां पर पुट करेंगे ना, तो 2 × -1 का वैल्यू -2/2 बोले तो हमारे पास -1। सेक इनवर्स -1 कब होता है, तो हम लोग बोलेंगे पाई पे होगा, तो ये पाई कर देंगे, और पाई -π/2 बोले तो π/2। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा सिर्फ एक वैल्यू आएगा, क्या, π/2। सेकेंड एग्जांपल से समझ में आ रहा है ना। देखो एग्जांपल बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि भैया रेंज जब निकालना हो तो डोमेन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इतनी बात तो पक्की है। और अगर डोमेन आपने निकाल लिया और देख लिया आपने कि हमारे पास x का पर्टिकुलर वैल्यूज ही हमारे पास आया डोमेन में, तो बस करना क्या है रेंज के लिए कि उस पर्टिकुलर वैल्यूज को ना x के जगह पे, आई मीन फंक्शन में x के जगह पे पुट करो और वहां से y का वैल्यू निकालो। जो y का वैल्यू आएगा वही कहलाएगा उस फंक्शन का रेंज, राइट ना। तो इस पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क में, आप कॉपी कर लो। ओके, कुछ क्वेश्चंस लिख लो आप होमवर्क में, कॉपी कर लो आप। ये बात ध्यान देना कि जहां पे भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, मान के चलना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सारे का मैं आंसर भी देते चला जा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। पहले तो डोमेन निकाल देना, वैसे भी तुम्हारे पास पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास डोमेन निकाल लो और डोमेन का वैल्यू पुट करोगे हमारे पास वहां पे, तो जो y का वैल्यू आएगा वही उसका रेंज कहलाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वो फटाफट इसमें पुट करते चल जाना, वहां से y का वैल्यू निकलते चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जहां पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट होगा, मान के चलना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। एनीवे और एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कर लो कि हमने fx इक्वल टू ले दिया tan पाई इंटू x माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। बढ़िया से समझना, मेरे को इसका रेंज चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, मैं लिख देता हूं दिस वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या बताया अभी आपको कि रेंज निकालने के लिए सबसे पहले निकालना क्या है, डोमेन। तो आप बताओ कि fx को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, tan को डिफाइन होना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, साथ में ये वाला वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो ये तो वैसे भी नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारे पास देख रहे हो ना कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हमारे पास हो गया, तो सिर्फ tan को डिफाइन कर दो। तो tan को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए कि पाई इंटू x माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, क्योंकि tan हमारे पास अनडिफाइंड π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे ही आई मीन अनडिफाइंड होता है। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू, मैं बोल देता हूं n प्लस 1/2। अब जरा तुम सोचो n प्लस 1/2, बढ़िया से समझना, n का वैल्यू तो हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर में से ना 1/2 को अगर तुमने ऐड किया, सपोज करो कि n का वैल्यू 1 लिया तो 1 प्लस 1/2 3/2, n का वैल्यू अगर तुमने 2 लिया तो 2 प्लस 1/2 5/2। मतलब कि हमारे पास n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लेंगे तो ये वाला वैल्यू हमारे पास कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में बोला गया है ऑलवेज इंटीजर। क्यों, x माइनस पाई का ग्रेटेस्ट, इनफैक्ट किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा तो वो एक इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारे पास इंटीजर, ये इंटीजर नहीं, तो वही तो बोला गया है कि इंटीजर इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। सही है, मैं x बिलोंग्स टू r की बात बोल दूंगा, मैं समझ में आ रहा है। तो डोमेन इसका निकल गया हमारे पास। रेंज की वैल्यू की बात करें तो यहां से तुम ऑब्जर्व कर भी सकते हो, वैसे भी तुम ध्यान देना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड, जस्ट लिसन टू मी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जब भी हमारे पास रेंज में क्वेश्चन होगा ना, तो उसका बनाने का सबसे आसान उपाय यही है कि जो डोमेन का वैल्यू आया ना वो अंडर द डोमेन वैल्यू तुम पुट कर करके y का वैल्यू ऑब्जर्व कर लो, और कोई तरीका नहीं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जो भी रेंज बेस्ड क्वेश्चन हुआ ना, तो उसको बनाने का आसान तरीका तो यही है कि सबसे पहले डोमेन तो निकालेंगे ही निकालेंगे, और अंडर द डोमेन हम लोग वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे कि y का वैल्यू मेरे पास मिल क्या रहा है ऑब्जर्वेशन से। तो आप एक बात बताओ कि ये हमारे पास इंटीजर है, x माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का tan का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। फिर से हमारे पास x माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो एक पर्टिकुलर इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करेगा, और इंटीजर इंटू पाई मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल का tan का वैल्यू कितना होगा, तो ऑलवेज 0 होगा। क्यों? tan 0 का वैल्यू 0, tan पाई का वैल्यू 0, tan 2 पाई का वैल्यू 0, tan 3 पाई का वैल्यू 0। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन की बात करेंगे ना वो ऑलवेज क्या हमारे पास आएगा, 0 ही आएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना सभी को? डाउट है तो आइए लेकर चलते हैं इस पे हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट टाइप मीन करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, ये पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान देना सारे लोग, मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन हो डोमेन तो निकालो ही निकालो। तो डोमेन यहां से बोल सकते हो सर कि x बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि ये भी ऑलवेज डिफाइंड, ये भी ऑलवेज डिफाइंड है, तो डोमेन तो x बिलोंग्स टू इसका r तो होगा ही होगा। फिर डोमेन ऑफ y इक्वल टू मैं बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर। जहां तक रेंज की बात है, तो रेंज की बात है तो तुम्हें पता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, आपने 11th में पढ़ रखा होगा। और पीरियोडिक फंक्शन होगा तो आगे पीरियोडिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन, राइट ना। तो पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे ना, तो अगर मैं मान लूं लेट gx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा ना वो π/2 होगा। आपको मैं आगे बताऊंगा। फंडामेंटल पीरियड π/2 होने का मतलब क्या हुआ कि 0 से π/2 के बीच में जैसा वैल्यू होगा, π/2 से पाई के बीच में वैल्यू रिपीट कर जाएगा। फिर पाई से 3π/2 के बीच में वैल्यू वही होगा, 3π/2 से 2π के बीच में वैल्यू वही होगा। पीरियोडिक फंक्शन का तो ये तो नेचर होता है। तो आइए हमारे पास 0 से पाई के बीच, π/2 के बीच में ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अंदर का वैल्यू क्या होता है। अगर x का वैल्यू सपोज करते हैं 0 पुट करते हैं, तो 0 पर 0 हो गया और 0 पे ये 1 हो गया, तो 1 का हमारे पास मॉड 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मतलब 0 पे हमारे पास 1 जा रहा है। π/2 पे हम लोग चेक करते हैं जरा, π/2 पे ये 1 हो जाएगा, π/2 पे ये 0 हो जाएगा, फिर π/2 पे वैल्यू पूरे का हो गया 1, पक्का ना। π/4 पे चेक कर लेते हैं हम लोग, π/4 पे ये वाला वैल्यू 1/√2 और ये 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 √2, और √2 हमारे पास हो गया, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना 1। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ध्यान देना। इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, gx का जो रेंज होगा ना वो जब भी लाई करेगा ना तो 1 से √2 के बीच में, तो 1 से √2 के बीच में लाई करेगा ना तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जब भी होगा तो कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये पूरे का वैल्यू हमारे पास 1 है, देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम की बात हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे ना एक बच्चे के पास क्वेश्चन ये हो सकता है कि ठीक है सर, अगर डोमेन पर्टिकुलर वैल्यूज हो गया तो रेंज उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होगा, लेकिन अगर डोमेन पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं हुआ तो, मतलब डोमेन सपोज करो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर हुआ, या सपोज करो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस सम पॉइंट्स हुआ, या फिर सपोज करो कि हमारे पास x बिलोंग्स टू इनफाइनाइट इंटरवल्स हुआ, लाइक हमारे पास a से b यूनियन c से d यूनियन e से f, कुछ ऐसा हमारे पास डोमेन हुआ। तो उस सिचुएशन में हम लोग रेंज के लिए क्या करेंगे वो आइए लेकर चलते हैं क्वेश्चन का टाइप 2। टाइप 2, if the domain of the function y equal to fx is x belongs to real number या फिर x belongs to real number minus some points, या फिर x belongs to infinite intervals
then for range express x in terms of y, that means x equal to f y। ध्यान देना मेरी बात को कि अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन हमने क्या बोला कि x बिलोंग्स टू r या फिर x बिलोंग्स टू r माइनस सम पॉइंट्स हो जाए या फिर x बिलोंग्स टू इनफाइनाइट इंटरवल हो जाए, तो रेंज के लिए हम लोग को करना क्या है कि x को ना y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। जैसे हमारे पास फंक्शन में क्या होता है, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो आप ले आओ x इज द फंक्शन ऑफ y, x इज द फंक्शन ऑफ y एंड देन फाइंड y for x to be defined। ध्यान दे रहे हो कि जो काम हम लोग डोमेन के लिए करते थे वही काम हम लोग रेंज के लिए कर देंगे। मतलब डोमेन के लिए करते थे क्या था, करते क्या कि y इज द फंक्शन ऑफ x होता था, तो हम लोग लिखते थे फॉर y टू बी डिफाइंड। अब जरा सोचो कि अगर x इज द फंक्शन ऑफ y हो गया ना, तो हम लोग बोलेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड। वहां पे y टू बी डिफाइंड बोलते थे और वहां से निकलता था x का वैल्यू। अब यहाँ पे बोलेंगे x टू बी डिफाइंड, तो वहां से निकलेगा किसका वैल्यू, y का वैल्यू, है कि नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज कर सकता है बच्चा कि सर अगर x का वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस हो गया तब ना। लेकिन ऐसा भी तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि जहां पर x का वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस ना हो पाए, लाइक क्यूबिक फंक्शन, आई मीन क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर दो डिफरेंट फंक्शन का मिक्सचर। समझ में आ रहा है। तो यहां पे उसी का एक छोटा सा पार्ट को और मैं डिस्कस कर देता हूं कि अगर x का वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस ना हो पाया, मेरी बात को समझना, अगर x का वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाया तो हम लोग ना पॉसिबल अगर हुआ तो x में क्वाड्रेटिक मान लेंगे, x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। वंस अगेन लिसन टू मी, अगर x का वैल्यू y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाया ना, तो उस क्वेश्चन में अगर पॉसिबल हुआ तो x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद रियल रूट्स के कंडीशन को ऑपरेट कर देंगे। I mean to say कि मैं बोलूंगा for x to be real, I mean to say discriminant must be greater than or equal to 0, और वहां से फिर सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। बट फिर एक क्वेश्चन कि सर अगर x में क्वाड्रेटिक बना तब ना, अगर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा तब क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन को भी हम लोग टैकल करेंगे आगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि रेंज ऑफ द फंक्शन को मैं आपके पास फंक्शन में भी पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ रहे हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आएगा। मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड अगर कॉम्प्लिकेटेड बेस्ड क्वेश्चन हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी रेंज पढ़ेंगे। और तीसरी बार हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, तो अंडरस्टूड है यार, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल दोगे तो रेंज तो ऑटोमेटिकली निकल गया ना। ध्यान दीजिए मेरी बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज का जो फाइनल हम लोग जो टच करेंगे ना, फाइनल जो टच देंगे हम लोग, वो मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले चैप्टर में, आई मीन टू से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो एक बात समझ लो कि रेंज को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 स्टेज है। स्टेज 1 इन फंक्शन, स्टेज 2 in I mean to say ITF inverse trigonometric function, और स्टेज 3 I mean that will be the last stage, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आई मीन टू से इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एक बात पक्का मान के चलिए कि अगर आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लिया, तो जरा तुम सोचो कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे तो फंक्शन का रेंज तो ऐसे भी हम लोग को पता चल जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। तो ये ध्यान देना, वो लास्ट स्टेज हमारे पास है और वो हमारे पास क्लासिकल चलेगा कि कोई भी मेथड मेरा काम नहीं कर रहा है तो भैया ऐसा करो ना, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकाल दो, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, और मिनिमम से मैक्सिमम उस फंक्शन का वो रेंज कहलाएगा, है कि नहीं। तो वर्ड नहीं होना है रेंज में। जो जो मैं टाइप बता रहा हूं उसको बढ़िया से माइंड में लेके चलना, ठीक है ना। और लेके चलते हैं इसी में एग्जाम्पल बताता हूं मैं। जैसे बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे हम लोग। मेरा क्वेश्चन देने के पीछे इंटेंशन ये नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं, नहीं, मेरा इंटेंशन बस इतना ही होगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को मैं बस सिखाना चाह रहा हूं। सपोज करो कि हमने y इक्वल टू ले लिया x बाई x माइनस 1 और मेरे को रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में को करना क्या है, आपको सबसे पहले तो डोमेन निकालना ही निकालना है आपको, ठीक है। तो फॉर y टू बी डिफाइंड हम लोग बोलेंगे ना
क्या होगा यहाँ पे, तो x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, आई मीन टू से x नॉट इक्वल टू वन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, देखो तो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट वन आ गया ना, x बिलोंग्स टू r माइनस सम पॉइंट्स। तो हमने क्या बोला, अगर डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस सम पॉइंट्स हो या फिर इनफिनाइट इंटरवल हो या फिर हमारे पास x बिलोंग्स टू r हो, देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ द फंक्शन। आई मीन टू से यहां से मैं बोल सकता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना हमारी मजबूरी है क्योंकि अभी हमारे पास y इज द फंक्शन ऑफ x है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स, आई मीन टू से x को इस साइड और y को इस साइड ले आओ और x कॉमन कर लेंगे, तो y माइनस वन इक्वल टू वाई, और यहाँ से हम लोग बोल देंगे x इक्वल टू वाई बाई वाई माइनस वन। आ गया देखो बच्चों, x इज इन टर्म्स ऑफ y। अब जो काम हम लोग डोमेन में करते थे वही काम हम लोग अब रेंज में कर लेंगे। तो बोलेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड, समझ में आ रहा है ना बच्चे, x टू बी डिफाइंड क्या बोलेंगे बताओ, डोमेन में क्या करेंगे, y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। डोमेन में इसी तरीके का काम तो करते थे, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, आई मीन y नॉट इक्वल टू वन। और जैसे ही y का वैल्यू आया तो y का वैल्यू ही तो हमारे पास रेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास आ गया, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट वन। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। और नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखो नेक्स्ट में कर ले लिया y इक्वल टू वन बाई थ्री प्लस टू साइन एक्स, मेरे को रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए। ठीक है, बढ़िया से समझना सारे लोग। बताओ डोमेन ऑफ द फंक्शन, पहले तो डोमेन निकालना मजबूरी बनेगी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए मैं इतना ही बोलूंगा ना कि थ्री प्लस टू साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर y टू बी डिफाइंड। तो यहां से हमारे पास क्या बोल दूंगा कि sin x इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। तो सर sin x का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू के बराबर तो ऐसे भी कभी भी नहीं होगा सर, sin x का मिनिमम वैल्यू माइनस वन तक जाता है। तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा हमारे पास इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो आप बताओ कि रेंज के लिए, फॉर रेंज क्या, y इक्वल टू दिया वन बाई थ्री प्लस टू साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3y प्लस 2y साइन एक्स इक्वल टू वन। साइन एक्स को अलग कर दो तो साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री वाई बाई टू वाई। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स वन माइनस थ्री वाई बाई टू वाई। एक्स इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर x टू बी डिफाइंड। तो फॉर x टू बी डिफाइंड क्या बात करेंगे हम लोग, तो वन माइनस थ्री वाई बाई टू वाई का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो माइनस वन से प्लस वन के बीच में, और यहाँ से क्या सॉल्व करके क्या y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकता है। बोलो वो कैसे सर, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट मान लो और यहाँ से यहाँ तक सेकंड मान लो, और दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो बच्चों कि हमारे पास फर्स्ट में क्या बोला गया है, वन माइनस थ्री वाई बाई टू वाई लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। इसको इस साइड ले आओ, वन माइनस थ्री वाई बाई टू वाई प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। टू वाई एलसीएम ले लेंगे तो वन माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो वन माइनस वाई बाई टू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। साइंस के मेथड से वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू वन। वन से बड़ा कुछ भी पुट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम लोग को पॉजिटिव लेना है। तो y लाइज बिटवीन 0 टू 1 और 1 पे इक्वलिटी देंगे, 0 पे नहीं देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर के रूट्स पे इक्वलिटी साइन हम लोग नहीं देते, याद होगा आप लोगों को। चलो सेकंड की बात कर लेते हैं, 1 माइनस थ्री वाई बाई टू वाई लेस देन और इक्वल टू 1। इसको इस साइड ले आओ तो 1 माइनस थ्री वाई बाई टू वाई माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लेंगे 2y, तो 1 माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई लेस देन और इक्वल टू जीरो। 1 माइनस फाइव वाई बाई टू वाई लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो बड़े आराम से यहाँ पर साइंस के मेथड से y का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू आ जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 से बड़ा कुछ भी पुट करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। हम लोगों को नेगेटिव लेना है तो y हमारे पास आ गया लेस देन जीरो यूनियन y ग्रेटर देन 1/5। आई मीन टू से इक्वलिटी साइन सिर्फ 1/5 पे पड़ेगा, सही है ना। ये सेकंड, तो लास्टली हम लोग बोलेंगे क्या, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड लेने के लिए नंबर लाइन प्लॉट कर दो। नंबर लाइन पे जो जो डिजिट दिखाई दे रहा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करो आप।
तो सबसे पहले हमारे पास 0 हो गया, उसके बाद 1/5 हो गया, उसके बाद 1 हो गया। फर्स्ट में बोला गया 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, 0 पे ब्लैंक होना चाहिए क्योंकि 0 से जस्ट बड़ा है। और ये बोला गया लेस देन 0, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। तो आपको लग रहा होगा ऊपर नीचे कॉमन वाला पार्ट जो चला गया, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बताओ, 1/5 से 1 के बीच में, एंड दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब मैं बोलना देखो साफ साफ चाह रहा हूं बच्चों कि अगर आपने कंडीशन दे दिया अच्छे से ना, कंडीशन अगर आपने लिख दिया अच्छे से ना, तो उसके बाद बस इन इक्वेशन या फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इक्वेशन और इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो बड़े आराम से आप लोग अच्छे से जानते हो, है कि नहीं। इस क्वेश्चन को देखो एक और मेथड से हम लोग बना सकते थे। देखो रेंज ऑफ द फंक्शन में एक प्लस पॉइंट ये है ना कि आपका टारगेट फिक्स है कि आपको ना किसी भी हाल में y के वैल्यू पे पहुंचना है। जब भी रेंज ऑफ द फंक्शन की बात कर रहा है तो y का वैल्यू किसी भी हाल में आप लोग निकाल लो, y का वैल्यू निकाल लिया, रेंज निकल गया। जैसे मेथड 2 की अगर हम लोग इसमें बात करें ना, तो मेरे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है y इक्वल टू 1/3 प्लस 2 sin x दिया हुआ है ना। अब जरा ध्यान देना, आपको पता है sin x का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं है। मेथड 2 में ध्यान देना, इसका मतलब क्या समझे कि सर sin x के वैल्यू को हम लोग को पकड़ना है और इस वैल्यू के बिहाफ पे पूरे का वैल्यू निकाल देना है। इस वैल्यू के हेल्प से पूरे के वैल्यू को निकाल देना है बाय यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। और समझते हैं तो 2 sin x पहले चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 का एडिशन चाहिए, 3 को ऐड कर दो तो हो जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 2 sin x लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 5। अब तुम बताओ इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, दोनों तरफ का साइन सेम हमारे पास है। जैसे ही डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो चेंज होने के बाद मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगा 1/5 इधर आ जाएगा और 1/3 प्लस 2 sin x लेस देन और इक्वल टू 1/1 बोलोगे तो क्या 1 ही आएगा। और यही हमारे पास y है बच्चों, तो हमारे पास आ गया ना, देख लो y बिलोंग्स टू 1/5 से 1 के बीच में, और यही कहा है इसका क्या रेंज। अब बताओ मेथड 2 आसान या मेथड फर्स्ट आसान? तो डेफिनेटली सर मेथड सेकंड इज मोर इजियर देन मेथड फर्स्ट। तो ये कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए यार, कि जिसका भी रेंज एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आना, फिक्स इंटरवल आ जाए, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसके वैल्यू को पकड़ो और पूरे के वैल्यू पे पहुंच जाओ बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स को यूज करते हुए। आपके पास ये भी एक रेंज निकालने का तरीका होगा, है कि नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को, मेथड 2 वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। और कुछ क्वेश्चन आपके पास मैं फिर होमवर्क में दे देता हूं मेथड 2 से रिलेटेड। y इक्वल टू 1/3 माइनस 2 sin x, y इक्वल टू 1/1 माइनस 5 cos x, y इक्वल टू 3/2 माइनस e टू द पावर x। बिल्कुल इसी मेथड को यूज करना और ये तीनों क्वेश्चन को आप बना लेना, बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से तो हम लोग एक ही बात को सीख रहे हैं, ध्यान देना कि फर्स्ट मेथड में कि किसी भी हाल में अगर रेंज निकालना हो ना तो डोमेन निकालो, और डोमेन हमारे पास x बिलोंग्स टू r या x बिलोंग्स टू r माइनस सम पॉइंट्स या इनफिनाइट इंटरवल्स आ जाए, तो हमारे पास करना क्या है कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। और जो काम हम लोग डोमेन के लिए करते थे वही काम हम लोग अब रेंज के लिए करेंगे। मतलब कि y इक्वल टू fx होता था तो हम लोग बोलते थे डोमेन के लिए फॉर y टू बी डिफाइंड, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि x इक्वल टू fy आ रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड। तो जैसे ही x टू बी डिफाइन करोगे y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका हम लोग हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा क्या यहाँ पे, डोमेन ऑफ y, तो बोले सर पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन तो x बिलोंग्स टू क्या होता है r, सबको पता है। तो डोमेन x बिलोंग्स टू r आ गया। अब डोमेन x बिलोंग्स टू r आ गया तो बोलो सर यहाँ पे y का वैल्यू कैसे निकाले हमारे पास। तो ध्यान देना, आई मीन टू से रेंज के लिए करना क्या है हम लोगों को, बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा मेथड में पहले फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो सर x ना y के टर्म में एक्सप्रेस होना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, थोड़ा मुश्किल है।
तो मैंने क्या बोला था, याद करो कि अगर x y के टर्म में एक्सप्रेस हो पाना, x को y के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आप वहां पे क्या करो कि अगर पॉसिबल हुआ ना तो x में क्वाड्रेटिक बना लो। तो बोलो सर हाँ, x में क्वाड्रेटिक बड़े आराम से बन जाएगा। यहाँ पे तो मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वाई का वैल्यू इक्वल टू 0। देख लो बेटा, x में क्वाड्रेटिक आ गया। अब यहाँ पे बोलेंगे फॉर x टू बी रियल, तो बताओ रियल रूट्स होने का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या, 0। आपने पढ़ा रखा होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर बोले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो 1 माइनस 4 प्लस 4y ग्रेटर और इक्वल टू 0, 4y ग्रेटर और इक्वल टू 3, y ग्रेटर और इक्वल टू 3/4। जैसे ही y का वैल्यू आ गया बेटा, मान के चलो वो रेंज आ गया। Therefore रेंज ऑफ द जो फंक्शन हम लोग बोलेंगे 3/4 से लेकर कहां तक जाएगा बेटा, इंफिनिटी तक। सही है ना, ध्यान दे रहे हैं ना सभी लोग। मतलब यहां से क्या सीखे कि सर एक बात तो पक्का है कि अगर क्वाड्रेटिक का चांस बनाना तो क्वाड्रेटिक बना करके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 जैसे ही कर देंगे ना, तो वहां से y का वैल्यू आ जाएगा और वही कहलाएगा रेंज ऑफ द उसका क्या, फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं। और वैसे बता दूं कि हमारे पास रेंज निकालने का एक और आपके पास अच्छा सा मेथड है कि अगर आपने ग्राफ स्केचिंग समझ लिया है तो वो लोग सर ये कहां से समझेंगे भाई, आपने तो ग्राफ स्केचिंग पढ़ाया नहीं है। तो बिल्कुल राइट, मैंने ग्राफ स्केचिंग अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन फंक्शन के लास्ट टॉपिक में मैं जरूर ग्राफ स्केचिंग पढ़ाऊंगा। और वैसे भी हमारे पास ग्राफ स्केचिंग आपके सिलेबस में है। तो प्रैक्टिकली अगर ग्राफ स्केचिंग आपके पास क्लियर है तो ग्राफ अगर आपने प्लॉट कर दिया तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद तो आपको खुद ब खुद विजुअलाइज कर लोगे यार कि इसका वैल्यू, y का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है। जहां से तक y का वैल्यू लाई कर रहा है तो वही तो उसका रेंज हुआ। मतलब कि रेंज बनाने का एक और मेथड ग्राफिकल एनालिसिस भी हमारे पास हो गया। समझ में आ रहा है ना। बट अभी ग्राफिकल एनालिसिस को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे। रीजन बिहाइंड इट कि अभी हम लोगों ने ग्राफ को स्केच करने का तरीका हम लोगों ने नहीं पढ़ा रखा है, राइट ना। अब जरा तुम सोचो, इसका इस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, है कि नहीं। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में जो 11th में पढ़ना है उसमें थोड़े बहुत लोग पढ़े होंगे शॉर्टकट तरीका। वो शॉर्टकट तरीका ग्राफिकल एनालिसिस से भी आता है और मैथमेटिकल एनालिसिस से भी आता है कि यहां पे बोल सकते हैं इन शॉर्टकट कि अगर y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहा, ठीक है, तो रेंज ऑफ दी जो फंक्शन की बात करेंगे हम लोग, ध्यान देना, -d/4a से लेकर इंफिनिटी तक, -d/4a पे क्लोज और इंफिनिटी पे ओपन। ये तभी होगा जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। और रेंज ऑफ द जो फंक्शन होगा -इंफिनिटी से -d/4a पे क्लोज, ये तभी होगा जब a का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अगर आप चाहो तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में यूज कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके का रहा कि बताओ क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा, तो देखना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ये फंडा लगा देना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है तो डायरेक्ट ये फंडा लगा देना। अब ये फंडा आया कैसे, तो ग्राफिकल एनालिसिस से भी बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू ही निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। और क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो टर्निंग पॉइंट ऑन दी x एक्सिस पे ही बात करते हैं, आपको याद होगा। और टर्निंग पॉइंट ऑन दी जो x एक्सिस होता है -b/2a, और जैसे ही x का वैल्यू -b/2a उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x के बदले पुट करेंगे तो y का मिनिमम वैल्यू या y का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा -d/4a, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। मैंने जो बोला समझ में आया सबको ना। तो आप क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा तो आप ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना इस शॉर्टकट का भी एक अपना लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये हम लोग फंडा तभी यूज कर पाएंगे जब डोमेन हमारे पास x बिलोंग्स टू r होगा। तो बोलो सर सारे क्वाड्रेटिक का डोमेन x बिलोंग्स टू r तो होगा ही हो। मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा। जब x का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे सर क्वाड्रेटिक का डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा। लेकिन तुम जरा सोचो कि क्वाड्रेटिक में रेंज में ऐसा भी तो पूछ सकता था कि बताओ लगाओ इसका रेंज क्या होगा अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में दे दिया जाए, x का वैल्यू 3 से 5 के बीच में दे दिया जाए। मतलब कि अगर डोमेन ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाएगा तो अंडरस्टूड है यार कि अब उस सिचुएशन में रेंज कोई जरूरी थोड़ी यही होगा ही होगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर डोमेन अगर हमने फिक्स कर दिया ना तो ये जो रेंज का जो हमने शॉर्टकट दे रखा है वो फिर लड़खड़ा जाएगा। तो वो लोग सर उस सिचुएशन में करना क्या है, तो आइए उस सिचुएशन वाले क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, इसको यूज करने का तरीका क्या है सर क्वेश्चन में। आइए लेट मी सी। देखो बच्चों, जैसे सपोज करो
कि अगर हमने दे दिया ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस दे दिया मैंने 6, ठीक है, और रेंज ऑफ द फंक्शन बोल दिया निकालने के लिए। तो देख लो यहां पे, समझो बढ़िया से, डोमेन ऑफ द फंक्शन तो हमारे पास x बिलोंग्स टू r है ही है। रेंज के लिए एक मेथड तो ये x में क्वाड्रेटिक बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो। दूसरा शॉर्टकट यूज करो। शॉर्टकट में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो y का जब भी ध्यान देना, a का वैल्यू पॉजिटिव है तो y का जब भी निकलेगा तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो y मिनिमम हमारे पास कितना, मैं बोल रहा हूँ माइनस डी बाई 4a, तो बता सकते हो माइनस डी डिस्क्रिमिनेंट v स्क्वायर बोले तो 16 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a का वैल्यू 1, तो कितना आ गया बताओ, 16 माइनस 24 बाई माइनस 4, सॉरी ओनली 4, तो 16 माइनस 24 आप देखो 24 और 16, 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 0, है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस 8 बाई, सॉरी माइनस 8 नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस ही माइनस 8 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 बाई 4 बोले तो हमारे पास कितना 2 आ गया ना। तो यहाँ से y का मिनिमम वैल्यू 2 आया, तो रेंज ऑफ द जो फंक्शन हम लोग बोलेंगे 2 से लेकर के कहां तक जाएगा बेटा, इन्फिनिटी तक, राइट ना। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी में हमने a का वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है। अब एक एग्जांपल ऐसा दे देते हैं जहां पर a का वैल्यू नेगेटिव होगा, सच दैट ये फॉर्मूला काम कर जाए। सपोज करो कि हमने ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 ले लिया और रेंज ऑफ द फंक्शन बोल दिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन तो x बिलोंग्स टू r होगा। रेंज के लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान देना सिंस a का वैल्यू लेस देन 0 है तो a का वैल्यू लेस देन 0 में y का जब भी वैल्यू निकलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस डी बाई 4a, तो y मैक्स जो हमारे पास बोलेंगे माइनस डी बाई 4a, तो माइनस ऑफ डी बोले तो b स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 बाई 4 इंटू माइनस 1, यही होगा ना हमारे पास। तो बताओ माइनस ऑफ ये हो जाएगा प्लस 4, तो 1 माइनस 4 का वैल्यू माइनस 3 बाई माइनस 4 बोले तो हमारे पास आ गया माइनस 3 बाई 4। ध्यान दो बच्चा, समझने की कोशिश करो। तो y का मैक्सिमम वैल्यू आ गया माइनस 3 बाई 4 लेस एन, तो बोल सकते हैं यहाँ से कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा माइनस 3 बाई 4 से लेकर करके बेटा कहां तक जाएगा आप बताओ, सॉरी माइनस इंफिनिटी से लेकर करके कहां तक जाएगा बेटा, माइनस 3 बाई 4 तक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू माइनस 3 बाई 4। आ रही बात समझ में। तो यहां से ना इस दोनों क्वेश्चन से बताने के पीछे मेरा इंटेंशन यही है कि बस ये दो फॉर्मूला को कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या बताया कि दोनों फॉर्मूले का भी अपना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया जाए ना तो रेंज निकालने में फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बोलो कर सकता है मतलब, हाँ कर सकता है, हो सकता है कि सही भी बन जाए गलत भी बन जाए, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपने डोमेन कहां से कहां तक दे रखा है। जैसे इसको एक क्वेश्चन के तरीके से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओके देखो, सपोज करो हमें दे दिया इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन फाइंड द रेंज ऑफ y if फर्स्ट में x बिलोंग्स टू r, सेकेंड में x बिलोंग्स टू 2 to 3, थर्ड में x बिलोंग्स टू 0 to 4, फोर में x बिलोंग्स टू -1 to 4, कुछ ऐसा दे देता हूं, x का वैल्यू फिक्स कर दे रहा हूं और मेरे को रेंज चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है ना, ध्यान देना मेरी बात को, कि y इक्वल टू तो मेरे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक बात समझना, अगर x का वैल्यू फिक्स किया आपने इंटरवल वाइज और आपको रेंज निकालना है तो हमने क्या बताया, याद करो कि रेंज का हम लोग फाइनल टच कब देंगे, बोलो बच्चों,
तो भी मैंने बताया था रेंज का हमने फाइनल टच कब देना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मतलब उस चैप्टर में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने का तरीका पढ़ लेंगे। और उसमें जरा सोचो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने निकालने का तरीका पढ़ लिया, चाहे डोमेन कुछ भी हो, तो उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग किसी भी फंक्शन का रेंज बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो तरीका तो एक है ही, वो यूनिवर्सल है, जो कि अभी आप लोगों को नहीं पता है। बता रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, बट लिटरली सबको पता नहीं है। बट हम लोग वो काम नहीं करेंगे। हम लोग मान के चलते हैं कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में पढ़ रखा होगा, याद होगा सबको। याद नहीं होगा तो आप रिवाइज कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन चैप्टर जो है 11th का, उसमें आप देख लीजिएगा कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आप लोगों को पता है। मैं मान के चल रहा हूं मेरे को भी पता है। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बड़े आसानी से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 3। ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट आप बड़े आराम से निकाल सकते हो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के हेल्प से। x इक्वल टू माइनस बी बोले तो हमारे पास 5 बाई हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास x का वैल्यू 5 बाई 2 हो गया। 5 बाई 2 पे y का वैल्यू भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हो बच्चों। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 बाई 2 पे, मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a। तो माइनस डी बाई 4a का वैल्यू तो बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर 5 बाई 2 पुट करके भी चेक कर सकते हो। तो बताओ माइनस डी बाई 4a मतलब माइनस ऑफ बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 बोले तो हमारे पास 1 माइनस 25 माइनस 24 1 विथ नेगेटिव साइन माइनस 1 बाई 4। तो ये मेरे पास माइनस 1 बाई 4 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, ध्यान देना बच्चों। अब तुम जरा बताओ, बढ़िया से समझना सारे लोग, अगर डोमेन x बिलोंग्स टू r हुआ, डोमेन x बिलोंग्स टू r, तो यहां से तो पक्का है कि y का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, माइनस 1 बाई 4 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफिनिटी तक चला जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, है कि नहीं। अब जरा तुम सोचो कि अगर डोमेन हमारे पास x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में हुआ, अब बताओ x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो वहां से देख लो y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा। x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, 2 से 3 के बीच में ग्राफ हमारे पास ये जाएगा, ध्यान देना, ग्राफ तो हमारे पास ये जाएगा और ये ग्राफ जाएगा। तो इस ग्राफ को देखते हुए क्या y का वैल्यू ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो? बोलो बिल्कुल कर सकते हैं सर। y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस 1 बाई 4, और y का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, तो 0, ये भी 0। क्यों? ग्राफ एक्स एक्सिस को टच किया तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, आप लोग को पता है ना। इसका मतलब है कि अगर x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई किया ना, तो y बिलोंग्स टू मैं बोलूंगा माइनस 1 बाई 4 से कहां तक जाएगा बेटा, 0 के बीच में। क्लियर ना। चलो थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं कि x का वैल्यू मैं बोलता हूं 0 से 4 के बीच में। अब बताओ x का वैल्यू 0 से 4 के बीच में जाएगा, तो देख लो y का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 तो हमारे पास ये है, तो 0 हमारे पास ये है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे। और x का वैल्यू 4, तो 4 हमारे पास ये जाएगा, तो 4 पे y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब है 0 से 4 के बीच के लिए ग्राफ हमारे पास ये ग्राफ होगा, और ये ग्राफ होते 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 आपके पास यहाँ तक चला जाएगा। तो यहाँ तक चला जाएगा बेटा, तो आप बता सकते हैं ना कि y का मिनिमम वैल्यू कितना मिला, बताओ। सॉरी, y का मिनिमम वैल्यू कितना मिला बताओ। तो हमारे पास y का मिनिमम वैल्यू 0 से हमारे पास गया, तो घटते 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 यहाँ तक गया, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना मिला, माइनस 1 बाई 4। तो y बिलोंग्स टू मैं बोलूंगा माइनस 1 बाई 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो मैं बोलूंगा 4 पे ही मिलेगा सर। तो 4 पे मिलेगा तो मिलेगा क्या, तो पुट x इक्वल टू 4, तो 4 जैसे ही पुट करूंगा तो आप बताओ x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 16 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 24, यही होगा ना। तो देख लो हमारे पास कितना चला गया, 24 प्लस 16, तो 24 प्लस 16 हो गया हमारे पास 40, और 40 माइनस 20 बोले तो 20, तो y का बिलोंग का वैल्यू जाएगा माइनस 1 बाई 4 से 20 के बीच में चला गया। क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा है ना। दूसरे तरीके से सारे का वैल्यू निकालोगे। जरा तुम सोचो, तो अगर हमने 5 नंबर क्वेश्चन में ये दिया होता कि x बिलोंग्स टू, मैं बोल देता 0 से लेकर 2, तो 0 से लेकर 2, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ, बताओ बेटा x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो ग्राफ हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट होगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास मुझे लगता है 0 पे ही जाएगा।
और y का मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 होगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 0 पे जाएगा, तो पुट x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूंगा ना तो y का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा क्या 6, और 0 से 2, तो x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा y बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहां तक जाएगा 6 तक। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं बेटा कि ये ध्यान देना कि हमारे पास कि अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन को आपने फिक्स किया कि x का वैल्यू यहां से यहां के बीच में है, तो एक तो क्लासिकल मेथड जो यूनिवर्सल मेथड हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला, जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, कि अगर किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका पता हो जाए तो उस तरीके से किसी भी फंक्शन का रेंज में बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। लेकिन अगर x का वैल्यू मेरे पास एक पर्टिकुलर इंटरवल में दे दिया जाए और अगर उस एक्सप्रेशन का मैं ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर लूं तो ग्राफिकल एनालिसिस तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। ग्राफ से तो बहुत आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रेंज ऑफ द फंक्शन कहां से कहां तक होगा डोमेन के यहां से यहां तक के वैल्यू के लिए। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आई मीन टू से सॉरी, आगे नेक्स्ट लेक्चर में रेंज ऑफ द फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे, टाइप 2 वाले क्वेश्चन को ही आगे और बढ़ाएंगे, आगे लेवल और इनहेंस करेंगे, फिर टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 4 पढ़ेंगे, और ये सारे टाइप को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आई मीन टू से लेक्चर हम लोग 18th में डिस्कस करेंगे। आज मैं लेक्चर यहां पे समाप्त कर दे रहा हूं। ओके, थैंक यू।